लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इस चीज़ के बारे में, क्या क्या एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर कंप्लीट तरीके से हमने कवर करा था। आपको आई थिंक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। कोई डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर जो प्रीवियसली करवाए हैं, नॉट ओनली प्रीवियस क्लासेस के, तो पूछ लो मुझसे। एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर का कुछ भी एक सिनेरियो, कोई भी इवेंट, क्यूबन में सेल क्राइसिस, लीडर्स के नाम या कोई भी ऐसी घटना, आर्म्स रेस क्या होता है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है, किसी में भी दिक्कत है तो पूछो। मैंने ना एक क्वेश्चन पढ़ा था कि मतलब वर्सोबैट फॉर्म नहीं हुआ तो मतलब एग्जैक्टली हम इसमें लिखेंगे वो अच्छा, इसमें लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, चलो अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं मिले और आंसर ना मिले तो इमीडिएटली मुझसे ऐसे ही पूछ लिया करो। चलो, तो आपका क्वेश्चन ये है कि वॉर्सो बैट फॉर्म क्या हुआ था, इसका आंसर क्या बनेगा। आपको सिर्फ इसमें इतना लिखना है, इसका आंसर सिर्फ वॉर्सो बैट तक सीमित नहीं रहता। आपको लिखना है नेटो, एज नेटो वॉज फॉर्म्ड एज एन वेस्टर्न अलायंस बाय यूएसए इन 1949 and it declared that attack on any one of its countries out of the 12 countries would be regarded as an attack against them all। ठीक है, फिर आपको लिखना है in in response to in response to USA's decision of forming NATO, USSR formed USSR formed Warsaw Pact in 1955, Warsaw Pact in 1955 ऑन सिमिलर लाइंस। ऑन सिमिलर लाइंस क्या, ये भी यही तरीके की बातें करता था कि अटैक जो हुआ हम पे हुआ या वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स पे हुआ तो वो सब पे अटैक माना जाएगा। डैट मीन्स कि अगर आपका जो क्वेश्चन है कि वॉर्सो पैक्ट फॉर्म क्या हुआ, उसका सिर्फ एक ही आंसर बनता है, इट वॉज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू नेटो, बस और कुछ नहीं। इन रिस्पॉन्स टू नेटो, ये वाली बात हम लोग इतनी सटीक तरीके से कैसे कह सकते हैं जबकि गिवन भी नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पहली डेट है 1949, पुरानी डेट नेटो की, कुछ साल बाद है, 6 साल बाद लगभग, यूएसएसआर के वॉर्सो पैक्ट की डेट। तो डेफिनेटली जो चीज़ बाद में फॉर्म हुई है और दोनों सुपर पावर्स ने फॉर्म करी है, दोनों दुश्मन है इस जमाने में एक दूसरे के, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इट वॉज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू। बस का कंप्लीट कवर, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो ये कोल्ड वॉर की टाइमलाइन है। ठीक है, ये कई लोग पूछते हैं कि ये लर्न करनी है। देखो मैं ये बोलता हूँ, अभी तक जिस तरीके से कन्वेंशनल पेपर आता था, और कन्वेंशनल पेपर कब आता था, लास्ट टाइम कन्वेंशनल पेपर जो देखने को मिला था वो 2019 में देखने को मिला था। क्योंकि 2020 के पेपर और 21 के पेपर को मैं एक पेपर पैटर्न नहीं मानता। लेकिन अब ये कन्वेंशनल पेपर की चेन को तोड़ेगा 2022 का पेपर, क्योंकि सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी है, सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, अब ये डेट ऐसी डेट्स हैं भाई, वैसे भी जब आप थर्ड चैप्टर तक मेरे साथ जाओगे ना तो ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिससे क्वेश्चन बना देता है कभी कभार एग्जामिनर। अभी तक तो कुछ सालों के अंदर उसने 2019 तक तो नहीं बनाए थे, लेकिन उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैं देखता हूँ तो कभी कभार इस तरीके की चीजें सैंपल पेपर जो कि बोर्ड रिलीज करता है खुद सीबीएसई, उसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिहाज से भाई ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अभी तक तो इससे नहीं निकला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में नहीं निकल सकता इससे क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, तो टाइमलाइन, इसकी कोल्ड वॉर की टाइमलाइन बता रहा हूँ मैं कशिश को। तो 1947 के अंदर ये जो है, एक बार हम टाइमलाइन एक बार ही देख लेते हैं। मैंने ये बताया था, पेज नंबर 8 के ऊपर दे रखी है, कि इस टाइमलाइन के अंदर हमें वैसे भी थर्ड चैप्टर तक जाते जाते ये चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। तो क्यों ना एक बार हम इसको यहाँ से देख लें। 1947 में क्या होता है, कुछ कुछ नई चीज़ें, नए पर्सन के नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, हैरी ट्रूमन। ये एक ना पॉलिसी लेकर आता है, तो उस पॉलिसी का नाम पता है क्या बन जाता है, ट्रूमन डॉक्ट्रिन। ठीक है, ट्रूमन डॉक्ट्रिन। अब आपसे देखो ये पूछा जा सकता है कि ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अच्छा मुझे पहले एक बात बता दो, क्या एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया था, लिख लिया था क्या, एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर लिखा था ना। तो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर हम इसी से ना, जो आज कोल्ड वॉर की टाइमलाइन है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से लिखवा दूंगा, सारे के सारे। ठीक है, कशिश आवाज आ रही है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा था, आप क्वेश्चन लिखो। एरेना ऑफ कोल्ड वॉर के ऊपर तो आप क्वेश्चन लिख चुके हो, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो कि व्हाट वाज ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन। व्हाट वाज, समक्ष बुक में उसके आगे व्हाट वाज लगा सकते हो, कैसे आप प्रॉपर लिख लेना। व्हाट वाज ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन।
यार ये क्वेश्चन ना मैंने कई बार सैंपल पेपर के अंदर देख रखा है। इवन अभी अपने मिड टर्म या फिर स्कूल के अंदर जो टेस्ट होंगे उनके अंदर फाइंड करोगे। पेज नंबर बता तो चुका हूँ, 8 टाइमलाइन है जो वहां पर पहले ही उसमें दिख रहा है 1947 के अंदर। व्हाट वाज ट्रूमन डॉक्ट्रिन एंड व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब अब देखो ट्रूमन डॉक्ट्रिन क्या है। ये जो ट्रूमन डॉक्ट्रिन है इसको लॉन्च किसने करा, आपको क्या दिख रहा है सामने? अमेरिका ने करा ना। इसका मतलब अमेरिका की आइडियोलॉजी क्या थी? क्या बता सकते हैं अभी तक हम लोग, अभी अभी तक की क्लास के बेसिस पे कौन सी दो आइडियोलॉजी थी? नहीं नहीं नहीं, आइडियोलॉजी उसकी डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म और कम्युनिज्म। कम्युनिज्म। अब मुझे एक बात बताओ, अमेरिका क्या कभी भी कम्युनिज्म को इस टाइम पीरियड पर जब कोल्ड वॉर चल रहा है सप्रेस करने की कोशिश करेगा या बढ़ावा देने की कोशिश करेगा? सप्रेस करने की कोशिश करेगा, बस यही था ट्रूमन डॉक्ट्रिन। तो इसका आंसर यही है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय अमेरिका का प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन। ठीक है। और इसका एम था कंटेनिंग, कंटेनमेंट का मतलब होता है गला पकड़ लेना, रोक देना, लिमिटेशन में ले आना, औकात में मतलब कहते हैं ना जिसको कि औकात में रहो। तो एक आइडियोलॉजी को औकात में रखने के लिए ये डॉक्ट्रिन आई थी कम्युनिज्म को। आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी थी जिससे यूएस अमेरिका नफरत करता था, इसके लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 1947 के अंदर एक डॉक्ट्रिन लॉन्च कर दी, ट्रूमन डॉक्ट्रिन बाय ट्रूमन। क्योंकि इसको लॉन्च करने वाले के पर्सन के नाम के ऊपर थी जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति था, हैरी ट्रूमन। ठीक है। तो यह भी आ सकता है कि ट्रूमन डॉक्ट्रिन किसने लॉन्च करी, तो हैरी ट्रूमन ने लॉन्च करी, ही वाज अमेरिकन प्रेसिडेंट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो हम ये पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पर लिखवा देता हूं, 1947 से 52 तक हुआ क्या था। मैंने कशिश आपको कुछ टाइम पहले एक बात बताई थी, समक्ष आप भी सुनो। कोल्ड वॉर यूरोप की धरती पर ही लड़ा गया था पूरा का पूरा। यूरोप के अंदर इतनी तबाही मची थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तबाही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही, कोल्ड वॉर में भी तो इवेंट्स हुए ही है ना, रेनर्स ऑफ कोल्ड वॉर वगैरह। कहीं ना कहीं माना कि मैंने वो यूरोप से बाहर भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर तबाही जो अड्डा था सुपर पावर्स के लड़ने का वो तो यूरोप ही था। हुआ क्या, जब ये पूरा का पूरा कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है और यूएसएसआर बिल्कुल एक ऐसे एज पर आ जाते हैं जब उसका ना खात्मा बिल्कुल निश्चित है। तो इस टाइम पर याद है दोनों की दोनों जो सुपर पावर्स हैं उन्होंने कोशिश ये करी थी, यूएसए चाहता था कि सारी जो कंट्रीज हैं जो मेजर कॉन्टिनेंट्स है वो मेरे कैंप में आ जाएं, नेटो सीएटो सेंटो को ज्वाइन कर लें, नेटो सीएटो और सेंटो को ज्वाइन कर लें। यूएसएसआर चाहता था कि बाकी कंट्रीज और ग्रुप्स जो है वो मेरे कैंप में आ जाए, कॉन्टिनेंट्स आ जाए, वो वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर ले। अमेरिका ने बड़ी चालाकी से जब ये देखा कि यूएसएसआर के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, अमेरिका ने भाई साहब इतना खर्चा करा जितना अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने अपने माँ बाप के लिए नहीं करा होगा। ठीक है। इसने बोला, एक प्लान अनाउंस कर दिया, जस्ट इमेजिन कि इसने बोला पूरे यूरोप में जितनी भी तबाही बर्बादी, मैन एंड मटेरियल का लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस, जो कि सिटीजन की हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी सफर करी है, हम यूरोप को दोबारा एक मॉडर्न यूरोप बनाने के लिए हम पैसा देंगे और मुंह मांगी कीमत हमसे ब्लैंक चेक ले लो, जितना साल तुम्हें लगता है उसको वो करने के लिए हम तुम्हें उसके लिए पैसा देंगे। ठीक है। तो इसको कहा जाता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान। अब आपसे कोई पूछे, देखो ये चीज मैंने कहानी इसलिए बताना जरूरी थी क्योंकि अगर मैं आपको कल को टेस्ट में क्वेश्चन दे दूं डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रूमन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान, आपका दिमाग थोड़ा सा अचंभित हो सकता है कि मार्शल प्लान तो आप सेकंड चैप्टर के अंदर ना बहुत डिटेल में मेरे साथ कवर कर लोगे, पहला पेज ही सेकंड चैप्टर का मार्शल प्लान के ऊपर है, लेकिन आप फिर ट्रूमन डॉक्ट्रिन भूल जाओगे। क्योंकि ट्रूमन डॉक्ट्रिन, मैं आपको एक बात बता दूं, जो यहाँ पर टाइमलाइन गिवन है, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी चीजें जो कि हमारे इस बुक का पार्ट नहीं है अंदर। जैसे एक बात बताओ, लिटिल बॉय और फैटमैन, क्या हिरोशिमा नागासाकी के बम का नाम उसने कहीं अंदर बता रखा है, डिटेल में बता रखा है? बिल्कुल नहीं बता रखा है। ठीक है। तो यहां पर ये चीज क्या है कि दिस इज रिगार्डेड एज कि यूएसए ने जो एड दी, जो हेल्प दी यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप को पूरा का पूरा डेवलप करने के लिए। अच्छा चालाकी देखो, यूरोप को जो हेल्प दे रहा है वेस्टर्न यूरोप को दे रहा है, क्यों? मुझे बता सकता है कोई ईस्टर्न यूरोप को क्यों नहीं? क्योंकि ईस्टर्न यूरोप का साथ देने वाला कौन था? यूएसएसआर। और वेस्टर्न यूरोप हमेशा किसके कैंप में था? यूएसए। तो इसने बोला ताकि कि जब डिसीजन ये वर्ल्ड लेने, मतलब वर्ल्ड में जब ये डिसीजन लेने की बात आ जाए कि वर्ल्ड, यहां पर देखो, वर्ल्ड बायपोलर से जब यूनिपोलर की तरफ मूव करेगा तो एटलीस्ट मेरी हेजिमनी को तो रिकॉग्नाइज करा जाए ना कम से कम।
तो मेरी हेजिमनी का मतलब ये है कि अमेरिका ये चाहता था कि उसकी हेजिमनी को रिकॉग्नाइज करा जाए, एंड दैट इज वाई इट वॉज रेडी कि हेल्प देना इकोनॉमिकली वेस्टर्न यूरोप के लिए, जिसको कहा जाता है मार्शल प्लान। ये बहुत एक अच्छा इवेंट है, और जिस तरीके से मैंने आपको कवर करवाया, तो आप ऐसा समझ लो कि सेकंड चैप्टर के अंदर आपका ऑलमोस्ट एक पेज कंप्लीट हो गया इससे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये वाली बात जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर आप दोनों को कवर करवाई थी, जस्ट इमीडिएट जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई है उसके अंदर 1948 से लेकर 1949 तक। आपको याद है मैंने आपको एक बताया था, बर्लिन वॉल खींच दी गई थी वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी को सेपरेट करने के लिए, जिसे आगे चलकर 1992 के अंदर जनता ही तोड़ देगी दोनों जर्मनी की। और आज के टाइम पे हमें कोरिया तो दो दिखते हैं, लेकिन जर्मनी दो नहीं दिखते, है ना। तो बर्लिन ब्लॉकेड जो कि सोवियत यूनियन ने करा था, ये क्वेश्चन आ सकता है, दोनों याद रखना। अच्छा, मैंने मार्शल प्लान के ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखवाया ना, लिख दो व्हाट वाज मार्शल प्लान, फटाफट लिख दो व्हाट वाज मार्शल प्लान। ये सारे ऐसे क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। व्हाट वाज मार्शल प्लान। मुझे एक बात बताओ समक्ष और कशिश, क्वेश्चन चाहे भले ही आए या फिर ना आए, ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करके जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक सेटिस्फाई तो हो सकते हैं ना कि एक नंबर भी नहीं कटेगा, है ना। और जिस हिसाब से आप जो एंट्रेंस वगैरह के जो फंडे आ रहे हैं, फिनोमेना आ रहे हैं, और हमें हमारी तो जर्नी से 12 तक की है ही नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मतलब वी आर मेड फॉर यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, जो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वैसे भी करना ही पड़ेगा। तो एक दिन मान लो, चलो एक दिन लग जाएगा इस टेबल को याद करने में, लेकिन हेल्प तो हो रही है, हेल्प तो हो रही है। 99 नंबर पे तो नहीं रुकेंगे, कम से कम मेरे नंबर 100 तो आ जाएंगे कम से कम मेरे, ठीक है। और कंपटीशन को दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्टेट बोर्ड, ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि इनको पता है। दिमाग लगाओ आप लोग थोड़ा सा अपना। एनसीईआरटी का कोर टेक्स्ट तो रट्टे रट्टे मारने वाले, जो चश्मे वाले लड़के, चश्मे वाली लड़की जो पूरे साल रट्टा मारते रहते हैं, उनको तो पता होगा। कंपटीशन कैसे दूर करें, कंपटीशन मतलब ये जो तितर बितर चीजें जो इधर उधर एनसीईआरटी में बिखरी रहती है, लिटिल बॉय फैट बैन का नाम पहले पेज के ऊपर याद है, तो झंडे के नाम कि वो आयोजिमा का वॉर, वो कहां पर लड़ा गया, वो कहां पर नहीं लड़ा गया, ये सारी चीजें देखनी चाहिए आपको इस साल से। 2019 तक मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता था, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न में चल रहा था। कोविड के टाइम पर भाई हमें ना नई स्टाफ के साथ, नई मेंटेलिटी के साथ खेलना पड़ेगा। वो काम मेरा है, वो काम आपका नहीं है, बस आप मेरे को फॉलो करते जाओ। आगे बात करते हैं। 1948 से 49 तक बर्लिन ब्लॉकेट जो करी गई, बर्लिन ब्लॉकेट में जो दीवार खींची गई, ये यूएसएसआर ने दीवार खींची, और जो एयरलिफ्ट था सप्लाईज का, जो कि वेस्ट बर्लिन तक जाता था सिटीजन्स के लिए, यूएसए के लिए और उसके अलीज के लिए, तो ये मतलब एक तरीके से रोक दिया गया, मतलब ब्लॉकेट, समझ गए ना। मैंने एरेनो कोलोरे में बताया था, देयर वर सम शूटिंग इवेंट्स ऑल्सो, जब एक दूसरे के प्लेन, जब एक दूसरे के, जैसे मतलब मान लो मैं यूएसएसआर हूं, आप क्यूबा हो, कशिश यूएसए है, ठीक है। अब मेरा प्लेन, मेरा यूएसएसआर का प्लेन अगर आपकी टेरिटरी पर आ रहा है समझ, तो आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन यूएसए का प्लेन अगर उड़ रहा है तो आप फोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको बचाने के लिए यूएसएसआर है, और यूएसए से आपकी बनती नहीं, तो भाई ये प्लेन क्यों लेकर आया फालतू में, खतरा तो नहीं है क्या मुझे उससे, कोई बम वम तो नहीं गिरा देगा। तो यहां पर क्या था, ऐसी एक दीवार खींची गई, ठीक है, बर्लिन ब्लॉकेट बाय सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ठीक है। और यहाँ पर जो एयरलिफ्ट थी सप्लाईज की, एयरलिफ्ट समझते ना, प्लेन से जो दवाइयाँ, मेडिसिन, राशन वगैरह जो जाता था सिटीजन्स को, वेस्ट बर्लिन को, ये यूएसए और उसके अलीज के लिए जाता था, वो प्लेन से जाता था सामान, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, बर्लिन ब्लॉकेट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय विच सुपर पावर, बर्लिन ब्लॉकेट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय विच सुपर पावर। अच्छा, अगर ये आ जाए विच सुपर पावर, तो याद रखना इसका आंसर यूएसएसआर है। अगर आ जाए बिटवीन विच सुपर पावर, तो इसका आंसर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर है ना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। उसके बाद क्या हुआ, कोरियन वॉर लड़े गए, ठीक है, 1950 टू 53। लेकिन ये वॉर क्या हम ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट हो गए, नहीं हुए, कहाँ हुए यार, बर्लिन रॉकेट तो हो गया। अगर शॉर्ट हो गए होते तो आज के टाइम में देखो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्या दो अलग अलग कंट्रीज होती, बिल्कुल नहीं होती। और आपको पता है, जैसे हमेशा हम ये देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर, जब मैं आपको यूपीएससी के लेवल पे वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ लेकर जाऊंगा, हमेशा ये जो कॉलोनाइजर्स थे ना, जो कब्जा करने आते थे कॉलोनीज पे, जैसे ब्रिटेन आया इंडिया वगैरह पे कब्जा करने, ये लोग हमेशा ना नेबरिंग कंट्रीज के बीच में दुश्मनी पैदा करवा देते थे। इंडिया का क्रिकेट मैच किसी के साथ भी हो रहा हो, पूरा हिंदुस्तान बैठता जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, सारे काम छोड़कर। क्यों भाई, क्या दुश्मनी है उनसे। बल्कि नेबरिंग कंट्री से अगर सोचो जरा, बॉर्डर खोल दिए जाए, अखंड भारत का सपना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, नेपाल, सबको मिक्स करके एक सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ एक कंट्री बना दो, क्या कल्चर होगा यार।
है ना। पॉज, एक मिनट रुकना, आगे बात करते हैं। तो कोरियन वॉर यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज कोरियन वॉर फॉट, क्योंकि ये क्वेश्चन है, एक बन सकता है, इसके लिए यही इन्फॉर्मेशन है। और पता है क्यों बन सकता है, आप कहोगे ऐसे क्या वैन वैन सबके बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। डेट मैंने सिर्फ इसी में बोली ना, और तो किसी में नहीं बोली। वैन इसलिए बोल रहा हूँ, कोरियन वॉर छोटा मोटा इवेंट नहीं है। लड़ाई ऐसी कि आज तक जो जा रही है, जैसे मैं इंडिया पाकिस्तान का आपको बता रहा था, यार कॉलोनाइजर्स इनके बीच में भी ऐसे भिड़वा कर गए, सुपर पावर की लड़ाई चल रही है, एरनोस ऑफ कोल्ड वॉर चल रहा है, मेन भड़प यूएस और यूएसएसआर की तरफ है। भाई कोरिया के अंदर आज भी डिफरेंसेस इतने, नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन नॉर्थ कोरिया। क्या है, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया। इमरान खान की सरकार पलट रही है, इतने सारे इवेंट है कवर करने को हिंदुस्तान में, दिन भर वही, ये सरकार फेल हो गई, ये सरकार फेल हो गई। यार हम, और यूपीएससी क्या पूछता है तुमसे, यूपीएससी ये सब नेगेटिविटी को अवॉइड करता है, मैं इसलिए न्यूज चैनल्स कभी नहीं फॉलो करता। यूपीएससी ने 3 बार, जब भी इंडिया पाकिस्तान का कोई भी ऐसा मुद्दा होता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है, हाउ कैन क्रिकेट प्रमोट गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हाउ कैन कल्चरल डायमेंशन प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर इंप्रूविंग द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स। वो हमेशा एक पॉजिटिव एंगल की तरफ देखते हैं, जैसे आपने एस्पिरेंट्स के अंदर देखा होगा, वो बहुत नेगेटिव सोचता है अभिलाष। वो बंदी उसको क्या समझाती है कि नहीं यार, वो कहते हैं कंप्लीटली बैन कर दो पाकिस्तान को, वो कहती नहीं, रेदर इट शुड बी अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग द गुड टाइज बिटवीन द टू नेशंस। हमें ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं, प्रॉब्लम को तो कोई भी दिखा ले, है ना। ये चीज है। आगे बात करते हैं, 1954 में क्या हुआ उसके बाद, डिफीट ऑफ फ्रेंच बाय द वियतनामीज एट, ये याद रखना, ये मैं आपको यूपीएससी में पढ़ाऊंगा, ये वाला इवेंट, दीन बीन फू, ठीक है। फ्रेंच फोर्सेस डिफीट हो गई थी, वियतनाम वॉर चला था, वियतनाम की फोर्सेस ने इनको यहां पर डिफीट कर दिया था। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं जेनीवा अकॉर्ड्स, और वियतनाम भी नॉर्थ और साउथ वियतनाम में डिवाइड हो गया था। और इसको कहते हैं, जो लाइन इनके बीच से गई थी ना, जैसे मतलब मान लो ऐसा मान लो, ऊपर नॉर्थ वियतनाम, ऑब्वियसली बात नॉर्थ डायरेक्शन तो ऊपर ही रहेगी, साउथ वियतनाम नीचे। तो इनकी जो लाइन, ये जो थी ना, ये जो डिवाइड हुई, इसको हम लोग कहते हैं 17th पैरेलल लाइन, 17th पैरेलल लाइन, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी साल एक और घटना हुई, अमेरिका ने अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, सिएटो बना दिया। और सिएटो बना था मेजरली, नाम से ही पता चल रहा है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एशिया का साउथ ईस्ट एशियन रीजन, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, बर्मा, लाओपीडियार, इन सारी कंट्रीज के लिए बना था वो, ठीक है। नहीं, नॉट फॉर इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एक मिनट, समक्ष का ये सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया नेटो का पार्ट कैसे है, वो तो इतनी दूर है, बेसिक ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहां पर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया, अगर हम यहां से घुमाकर चले जाते हैं तो ये पैसिफिक ओशन, और ये वाला पार्ट भी पैसिफिक ओशन। वर्ल्ड तो ग्राउंड है ना, वर्ल्ड ऐसे फ्लैट थोड़ी ना चिपका हुआ है, पता ना ये वाली बात तो सबको, है ना। ये तो यहां से घूमकर पैसिफिक ओशन, इसका मतलब वो उसके पास है बिल्कुल लोकेटेड, क्योंकि यहां से घूमकर अगर जाओगे ना, तो पहुंचोगे यहां पर, इस साइड पहुंचोगे, ऐसे करके यहां पहुंचोगे। अगला पार्ट यही है इसका, क्योंकि अगर, है ना, ये इसका बेसिक रीजन है। कोई बात नहीं, ऐसे डाउट्स अगर आते हैं, वेरी गुड यार, एटलीस्ट सोच रहे हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हो। तो उसके बाद ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 1954 वाली जो आपको इवेंट दिख रहा है, जो डेट्स लिखी हुई हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये ना 1 2 3 4 करके, जैसे डिफीट, और इस साल हुआ क्या क्या, फ्रेंच फोर्सेस डिफीट हो गई वियतनामी से दीन बीन फू पे, नंबर 1 पॉइंट ए। जेनीवा एकॉर्ड साइन हुआ, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट ये है कि वियतनाम का डिवीजन हुआ 17 पैरेलल में, ठीक है, 17 पैरेलल लाइन बीच में से गुजरी। और चौथा इवेंट यहाँ पर ये है कि सिएटो यहाँ पर बना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, डोंट वरी, के नेम सम मेजर इवेंट्स इन द 1954, अरे भाई ऐसे तो यार तुम तो कुछ भी पूछ लोगे, इतना टफ नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाता है, यहां पर क्वेश्चन आप ये बना सकते हो, वॉट वॉज दीन बीन फू वॉर, यही तो है ना, कि वॉर तो हुआ होगा, या फिर बिटवीन हुम दीन बीन फू वॉर वॉज फॉट, ठीक है। लिख लो ये क्वेश्चन, वॉट वॉज दीन बीन फू फॉर, दीन बीन फू वॉर, एंड बिटवीन हुम इट वॉज फॉट, बिटवीन विच टू पावर्स इट वॉज फॉट, सुपर पावर मत लिखना, बिटवीन विच टू पावर्स इट वॉज फॉट, ठीक है। ये ये वाले पार्ट, ये जो क्वेश्चन कह रहे हो ना, कि ये पॉइंट कह रहे हो, वो हाँ क्वेश्चन, व्हाट वाज दीन बीन फू वॉर एंड बिटवीन हुम इट वाज फॉट। उसके बाद लिखो, 17th पैरेलल लाइन
क्रॉस्ड विच कंट्री? 17th पैरेलल लाइन क्रॉस्ड विच कंट्री? ये चीजें देखो इंपॉर्टेंट है, मैं बेट कर सकता हूँ इस पे आपके टीचरों ने नहीं लिखवाया होगा आपको ये सब। लिखवाया क्या बताओ? नहीं ना, कोई चीज है। वॉट ये 17th पैरेलल लाइन क्रॉस्ड विच कंट्री? कौन सी कंट्री को क्रॉस कर रहा था बताओ? हम्म। किस कंट्री के बीच में से? वियतनाम, ऑब्वियस ही बात है, वियतनाम। ठीक है। और मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं दे रहा क्योंकि मैं काफी बार लिखवा चुका हूँ। सीएटो और सेंटो की फुल फॉर्म तो आपको वो पता ही है, पता होनी भी चाहिए। 1954 से 75 के बीच में क्या हुआ? ऑलमोस्ट कितना टाइम पीरियड हो गया ये? 54, 64, 74, 20 साल। अमेरिका ने वियतनाम के अंदर इंटरवेंशन करी थी। यार ये बहुत इतना अच्छा इवेंट है ना वर्ल्ड हिस्ट्री का, मैं जिस दिन आपको पढ़ाऊंगा आपका दिल खुश हो जाएगा। वियतनामीज ने अमेरिका को रोक कर रखा था। इट वॉज द अटमोस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमिलेशन फॉर अमेरिकन। पता है यहां पर ना अमेरिकन ने उसे बदला लेने के लिए क्या करा था, मैं आपको आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ 60 सेकंड्स की। यार एक ना इन्होंने अपने प्लेन से, वियतनामीज क्या करते थे अमेरिका के साथ, अमेरिकन ना इन पे ना मतलब ऐसा मान लो कि ना कब्जा करना चाहते थे। और नॉर्थ और साउथ वियतनाम की डिबेट थी। तो यहाँ पर साउथ वियतनाम हमेशा जो सदर्न जो पार्ट मैंने आपको बताया ना, वेस्टर्न पार्ट हमेशा यूएसए के अलायंस में, सदर्न पार्ट किसी कंट्री के, जैसे साउथ कोरिया हो गया, साउथ वियतनाम हो गया, ये अमेरिका के कैंप में। किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन का ईस्टर्न पार्ट, जैसे ईस्टर्न अलायंस यूएसएसआर को कहते हैं, और नॉर्दर्न पार्ट किसी भी चीज का वो भी यूएसएसआर के साथ। तो वियतनाम के ऊपर जो वॉर था ना अमेरिका ने बेसिकली वो नॉर्दर्न वियतनाम को कैप्चर करना चाहता था। ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या कि ये लोग गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे। गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब ये होता है अटैक करा अमेरिका के सोल्जर्स के ऊपर और छुप गए। अब क्या होता है, जैसे आपके घर में घुस के मैं छुपन छुपाई खेलूं ना, तो मैं तो कमरे जानता नहीं हूं, आप तो आराम से ढूंढ लोगे मुझे, लेकिन आप बहुत अच्छी अच्छी अपने घर के अंदर जगह जानते हो जहां पर मैं आपको नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो ये अटैक करते थे और छुप जाते थे जंगलों में कहीं पर जाकर। और अमेरिकन ढूंढ नहीं पाते थे क्योंकि वो भाई वो उनका घर है खुद का। अमेरिका ने भाई साहब इतनी ज्यादा एंटी ह्यूमन वायलेशन करी थी प्लेन से ना। इसने, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक आप वो जानते होगे एक बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स होते हैं। इसने एक ऑरेंज पाउडर छिड़का था, आज गूगल क्रोम पे जाके सर्च करना, ऑरेंज पाउडर इन वियतनाम वॉर क्या था। एक पता नहीं वो क्या टॉक्सिक मटेरियल था, बस वो जंगलों में ये डालता था। लोग खांस खांस के मर मर के स्किन के रैशेस, सड़ गई, खाले गल गई, स्केलेटन बन गए, ऐसे बाहर करके निकल आते थे। जैसे वो नहीं होता जब पुलिस को दंगाइयों को बाहर निकाला होता तो आंसू गैस के गोले जैसे फेंक देते हैं, मतलब वो तो अपने आप ही खांस से कोई बाहर निकल आता है। सेम ऐसी चीज हुई थी यहाँ पर। तो अमेरिका ने यहाँ पर इंटरवीन करा वियतनाम के अंदर। ठीक है। उसके बाद 1955 में क्या हुआ? बगदाद पैक्ट साइन हुआ। ठीक है। वेयर इज बगदाद, अगर मैं आपसे बोलना पूछूं तो वेयर इज बगदाद? पहले ये बता दो हाँ अच्छा, इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इंटरवेंशन का मतलब होता है घुसपैठ, जबरदस्ती कब्जा करने के लिए किसी और पर्पस के लिए। जैसे आप थर्ड चैप्टर में मेरे साठ पढ़ोगे कि अमेरिका ना इराक में घुसा था, सद्दाम हुसैन की उस टाइम पे सरकार थी। गल्फ के, गल्फ रीजन मतलब ईरान और ये जो ये जितनी भी कंट्रीज हैं गल्फ रीजन की कंट्रीज हैं, तेल के कुओं पे कब्जा करने के लिए। सोचो जरा, इंटरवेंशन का मतलब होता है मैं आपके घर ना किसी एक पर्पज से आ रहा हूँ, मुझे पता लग गया कि कशिश के घर में इतनी ज्वेलरी है, इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं प्यार से ना घुसकर सेना लेकर घुस रहा हूँ कि जबरदस्ती इसको बाहर निकालूंगा मैं, उसके घर के अंदर जितना सामान पड़ा हुआ है वो मेरा होगा और इसका घर के मतलब इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी। इंटरवेंशन होता है जबरदस्ती घुसपैठ कहीं पर भी। ठीक है। तो अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम का मतलब क्या हुआ? अमेरिका जबरदस्ती वियतनाम के अंदर घुसना चाह रहा है। और ऑब्वियस ही बात है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, गोरिल्ला वॉरफेयर वगैरह वियतनामी से अपने आपको प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? अब कैसे ऐसा तो नहीं कहेगी हाँ मुझे भी उठा के ले जाओ, मेरा सामान भी उठा के ले जाओ, है ना। सोवियत इंटरवेंशन उसके बाद हुई, फिर यूएसएसआर ने इंटरवीन करा हंगरी के अंदर। अब तो समझ गए ना कशिश और समक्ष ये इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आगे बात करते हैं 1961। यूएसए ने यूएसए ने स्पॉन्सर करा बे ऑफ पिग्स की इन्वेंशन को क्यूबा के अंदर, और बर्लिन वॉल की कंस्ट्रक्शन हुई इस टाइम पर। ठीक है। बर्लिन वॉल की कंस्ट्रक्शन हुई, नंबर 2 इवेंट। और नंबर 1 था यूएसए ने बे ऑफ पिग्स इन्वेंशन को स्पॉन्सर करा क्यूबा के अंदर। अब याद है बे ऑफ पिग्स इन्वेंशन क्या है? यहाँ पर देखो, एनसीईआरटी पूरा इंसाफ करके हमें नहीं बताता, वो चाहता नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें जानो, और आप हमेशा इंफॉर्मेशन से भागते हो। आप लोग के, आपको लगता है चीजें लाइट हो जाएं। डेट देखो एक बार इसकी, ईयर देखो 1961। कौन सी घटना हुई थी क्यूबा के अंदर, अमेरिका के अंदर भिड़प? यहाँ पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अमेरिका क्यूबा के अंदर क्यों ये एक इन्वेजन हो रही है, इन्वेंशन मतलब वही इंटरवेंशन को ही कहते हैं इन्वेजन।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, वाई दिस इन्वेजन या फिर इंटरवेंशन क्यूबा के अंदर क्यों? याद है बटिस्टा वाली बात, फिदल कैस्ट्रो वाली बात, जॉन एफ कैनेडी वाली बात, यही है वो चीज। इसलिए अमेरिका चिढ़ गया है। अभी तक तो जैसे ही सरकार बदली ना और उसने उसकी इंडस्ट्रीज वगैरह पे कब्जा कर लिया, इसलिए इंटरवेंशन हो रही है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो बात का इवेंट है, अभी तो क्यूबा हेल्प नहीं मांग रहा है ना यूएसएसआर से। जब बस अगले साल 1962 में क्यूबा, या 61 के लास्ट में जब क्यूबा यूएसएसआर को अप्रोच करेगा, दैट इवेंट विल बी नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। लेकिन कब बनेगा वो? यहां पर पहले बार तो क्यूबा ने नाराज करा अमेरिका को, अमेरिका ने एक इन्वेजन करवाई उसके अंदर, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के नाम से। जैसे ही इन्वेजन होने लगी, क्यूबा ने अमेरिका यूएसएसआर को अप्रोच करा था, भाई मेरी हेल्प कर दो, वो मुझसे पंगे लेने आ रहा है। क्यूबा ने यूएसएसआर ने क्यूबा को कहा, रुक मैं अभी न्यूक्लियर वॉरशिप्स मतलब मैं तेरे भिजवा रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे ही वो भिजवाए, उस न्यूक्लियर वॉरशिप का भिजवाना, दैट इवेंट इज नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। लेकिन उसके साथ साथ 99% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के साथ साथ शीशा है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। शीशे के सामने जो दिखेगा ना, वो बे ऑफ पिग्स इन्वेशन है। अब ये बे ऑफ पिग्स इन्वेशन क्या है? नाम है भाई, जैसे ये ना, ये बे ऑफ बंगाल, बे एक जोग्राफिकली चीज होती है, मैंने आपको पढ़ाया था कशिश यूपीएससी क्लास में। बे जैसे ओशन होता है, सी होता है ना, कोस्ट होता है, सी बे होता है। तो लिख लो उसका क्वेश्चन बना लो, व्हाट वाज बे ऑफ पिग्स इन्वेशन? व्हाट वाज बे ऑफ पिग्स इन्वेशन? समझ गए होगे ना? यूएसए के द्वारा स्पॉन्सर्ड करी गई क्यूबा के अंदर इन्वेजन को बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कहते हैं। कौन सी? हाँ हाँ, वही 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 चाहिए, वही है। ये सेकंड इवेंट, मतलब वो कह रहे हैं 1961 के अंदर दो इवेंट हुए थे, कि ये इवेंट हुआ था और बर्लिन वॉल की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। ऊपर याद है ना जब हमने कौन सी डेट है वो, कहाँ गया बर्लिन वॉल, कहाँ गया? हाँ, 1948 टू 49 बर्लिन ब्लॉकेड हुआ था, है ना? अब बर्लिन वॉल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गई थी एक तरीके से, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन लिख लो, व्हेन वाज बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्टेड? व्हेन वाज बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्टेड? जल्दी जल्दी लिख लो, ये आज मेरे ख्याल से ना टाइमलाइन के ऊपर मतलब मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है? व्हेन वाज बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्टेड? लिख लिया? हाँ जी। लिख लिया? तो एक मिनट, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब यहां पर देखो एक बारी, आप पेज नंबर 2 की तरफ आकर देखोगे ना, ये देखो, अब मैं आज आपकी आपकी कंफ्यूजन मिटा देता हूं। मैंने जब आपकी पहली क्लासेस ली थी, तब मैंने आपसे बोला था, इस डेट के अंदर ना कंफ्यूजन रहती है बच्चों को और बोर्ड वालों को भी, कि 1961 की डेट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की या 62 की डेट है। देखो, 61 से ना लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी, एग्जैक्टली जो इवेंट हुआ वो 62 में जाकर खत्म होता है। तो हमें इसको पता है कैसे लिखना पड़ता है फॉर अ सेफर साइड, 1961 टू 62। देखो क्योंकि कंफ्यूजन, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या दे रखा है पेज नंबर 2 के ऊपर? अप्रैल 1961, राइट? यही दे रखा है, आंखों के सामने प्रूफ है। अब नीचे आओ, नीचे आओ, टाइमलाइन देखो, कह रहा है 1962 का इवेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो हमें अगर अपने आप को सेफ खेलना है, 1961 टू 62 ऐसे करके लिख कर आना, ठीक है? बहुत सारे आपके कलीग्स को, आपकी टीचरों को ये वाली चीज पता भी नहीं होगी। ये गलती उनकी नहीं है, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता है एनसीईआरटी पे, ठीक है? उसके बाद 1965 में क्या हुआ? अमेरिका ने अब डोमिनिकन रिपब्लिक में इंटरवेंशन करी, ठीक है? यहां पर अब इंटरवेंशन करी। यहां पर आप देखो एक चीज आप अभी तक समझ गए होगे, कभी यूएसएसआर इंटरवेंशन कर रहा है, कभी यूएसए इंटरवेंशन कर रहा है। एक चीज याद रखना, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना, ये जिस जिस कंट्री में इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इनकी एली तो होगी नहीं, इनकी दोस्त तो होगी नहीं। मेरा कोई दोस्त है, मैं उसी के घर में इंटरवेंशन और इन्वेजन थोड़ी ना कर दूंगा, दुश्मन के घर करूंगा ना। इसका मतलब यहां पर जो जो कंट्रीज आपको दे रखी है जहां पर अमेरिका इंटरवेंशन कर रहा है, समझ जाना जिस कंट्री में अमेरिका घुसा है वो यूएसएसआर का एली है, और वहां पर कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो होती है। इस टाइमलाइन के अंदर जो जो कंट्रीज आपको देखिए कि जहां पर यूएसएसआर इन्वेजन कर रहा है, समझ जाना जिस कंट्री के अंदर यूएसएसआर इन्वेजन कर रहा है वो अमेरिका की एली है, और वहां पर कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी फॉलो होती है। डन? उसके बाद सोवियत यूनियन की इन्वेजन होती है चेकोस्लोवाकिया में, ठीक है? ये कंट्री का नाम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन इज लाइक चेकोस्लोवाकिया, ठीक है? शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना, अपने आराम से बोलना सीख जाओगे, ठीक है? चेको स्लोवाकिया, स्लोवाकिया को अलग कर दो, और
चेको बोलते हैं इसको, चेको, जेड इज साइलेंट, चेको। नाइन। और अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम पे अमेरिका इंटरवीन कर रहा है डोमिनिकन रिपब्लिक में 1965 के अंदर, इंडिया में क्या चल रहा था उस वक्त? इंडिया में क्या हो रहा था 1965 में इस टाइम पर साइमल्टेनियसली? कैसे रिलेट कर सकता हूँ? है? नो, इंडिया चाइना वॉर नहीं। हाँ, 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहा था, तब था इंडो चाइना वॉर चल रही थी। 65 के अंदर इंडो पाक वॉर चल रही थी, जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, याद रखना। हाँ। अब देखो 72, 71 72 के टाइम पे क्या चल रहा था? फिर से इंडो पाक वॉर चल रही थी, जब बांग्लादेश बना था, याद करो, इंदिरा गांधी, है ना? हम्म। हाँ 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 हाँ। यूएसए का जो प्रेसिडेंट था, अब नया प्रेसिडेंट यहाँ पर बना है, रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन चाइना की यात्रा पर जाता है इस समय पर, और मैंने आपको बताया था चाइना ने काफी सारे सालों तक अपने दरवाजे बंद करके रखे थे, और किसी भी कंट्री को अपने आप को वो करने के लिए, मैंने बताया था डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत होनी चाहिए। अब इंडिया ने अपने दरवाजे खोले थ्रू एलपीजी रिफॉर्म्स 1991, याद है कशिश, यूपीएससी की क्लास इकोनॉमिक्स? चाइना हमसे कितने साल पहले खोल चुका है? ऑलमोस्ट 20 साल पहले। अब समझ के चाइना हमसे आगे क्यों रहता है प्रैक्टिकली? क्यों हमसे आगे है? क्योंकि उसने 20 साल पहले दरवाजे खोलकर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूम कर दिया। चलो 20 साल का गैप इंडिया चाइना की ग्रोथ के बीच में मान लिया, लेकिन इंडिया आज भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे इतना फोकस नहीं करता। क्योंकि आप एक चीज समझ के देखो, जब जब आप दुनिया के अंदर इंपोर्ट करोगे ना, तो भाई इंपोर्ट से आपके देश के अंदर गुड्स तो आ जाएंगे, लेकिन पैसा बाहर जाएगा। एवरी कंट्री शुड फॉलो ऑन द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। क्या मैं इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है? किससे रिप्लेस? किससे करना है? एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट के अंदर सामान बाहर भेजो, ट्रस्ट बिल्ड करो अपना, ताकि जीडीपी का इन्फ्लो यहां पर बढ़े, फॉरेन करेंसी आए, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े हमारे। ठीक है। उसके बाद 78 टू 79 में क्या हुआ? वियतनाम ने इंटरवीन कर दिया कैम्बोडिया के अंदर, क्योंकि वियतनाम को हराना इतना आसान भी नहीं था। पहले अमेरिका ने वियतनाम के अंदर करा, वियतनाम ने कैम्बोडिया के अंदर। फिर 1979 टू 79 टू 89, 10 साल तक सोवियत यूनियन की इन्वेजन चली अफगानिस्तान के अंदर। तो ये क्वेश्चन लिख लो, व्हेन डिड यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान? व्हेन डिड यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान? ये इवेंट बहुत रिमार्केबल इवेंट है। अफगानिस्तान के लोगों को बहुत प्रवोक करा गया यूएसएसआर के द्वारा। बाद में पहले क्या हुआ? पहले चलो क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। लिख लो पहले, वही बता रहा हूँ। लिख लिया? व्हेन डिड सो यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान? लिखा? ठीक है। अब हुआ क्या? देखो अफगानिस्तान ना शुरू से दोनों सुपर पावर्स के रडार पर रहता है। ये अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि जिसको ना अफगानिस्तान की चाबी मिल गई ना, तो पूरे साउथ एशिया, पूरे सेंट्रल एशिया, पूरे यूरोप पे नजर रखना बहुत इजी हो जाएगा किसी भी कंट्री के लिए। अफगानिस्तान इज अ डोर टू एवरी कंट्री, उसके दरवाजे चारों तरफ खुलते हैं। ऊपर से लैंडलॉक्ड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब लैंडलॉक्ड है तो जाहिर सी बात है, चारों तरफ चारों दिशाओं में उसके दरवाजे खुलते हैं। सबसे पहली कोशिश 1979 में यूएसएसआर ने करी थी कि अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर ले। 10 साल तक युद्ध चला, माइंड यू, 10 साल तक युद्ध चला। अब यूएसएसआर को मुंह की खा के आनी पड़ी। मुंह की खा के आने का मतलब ये कि मुहावरा होता है, एक तरीके से कहने वाली बात होती है, कहने का तरीका होता है। इसका मतलब ये है कि वो नहीं जीत पाए। यहां पर अफगानियों ने, पठानों ने बहुत बुरी तरीके से पटका उठाकर। उसके बाद आप थर्ड चैप्टर में मेरे साथ पढ़ोगे, अमेरिका घुसा 2001 में। 2001 के अंदर अमेरिका घुसा, और आप जानते ही हो ऑलमोस्ट 10-20 साल तक वो वहां पर रहा। अभी तो निकला लास्ट ईयर, और अमेरिका भी कहां जीत पाया? क्या जीत पाया अफगानिस्तान को? या पूरी तरीके से तालिबान या टेररिस्ट जो भी पर्पस लेकर के खत्म कर पाया? इसका मतलब अफगानिस्तान की सत्ता को हिलाना, तालिबानियों को हिलाना, पठानों को वो हिलाना इतना आसान नहीं है। ठीक है। ब्रिटेन कौन सा हरा पाया था? ठीक है, ये चीज हो गई। ये एक रिमार्केबल इवेंट है, और इसी की वजह से बना होता कि आप प्रभु करते करते ना तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत होता हुआ चला गया। और अल्टीमेटली देखो, वर्ल्ड की सारी मेजर पावर थी, यूएसएसआर तो आप घुसेगा नहीं। आज के टाइम यूएसएसआर कौन है? रशिया तो घुसेगा नहीं अफगानिस्तान के अंदर। यूएसए भी बाहर निकल गया। अब टेररिस्ट का ही कब्जा है वहां पर एक तरीके से। तालिबान कोई अच्छा कैंप थोड़ी ना, टेररिस्ट कैंप ही तो है। फिर 1985 में क्या हुआ, ये मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यूएसएसआर का एक प्रेसिडेंट बनता है, इसका नाम होता है मिखेल गर्बाचोव। कैसी प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी? पूरी स्पेलिंग होती है इसकी मिखेल, MIKHAIL, मिखेल गर्बाचोव। गर्बाचोव ये प्रेसिडेंट बना यूएसएसआर का, और इसके प्रेसिडेंट बनने के साथ ही शनि भारी हो गया यूएसएसआर पे।
क्योंकि आप देखोगे लास्ट डेट अगर आप इसकी देखो 1991 के अंदर, बस यूएसएसआर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। 85 में प्रेसिडेंट बना, 91 6 साल हो गए, डिसइंटीग्रेशन हो गया, हो जाएगा यूएसएसआर का, कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। और मैं आपको जो डेट बता रहा था ना वो 1991 डेट थी। और कितनी डेट, एग्जैक्ट डेट सुन लो, 25 दिसंबर 1991। एक फनी बात बताता हूँ, जब इंडो पाक वॉर हुआ था तो ट्रिपल एक्सिस अलायंस बनाई थी पाकिस्तान ने। मैंने आपको एक चीज बता चुका हूं, एक साइड पाकिस्तान, एक साइड चाइना, एक साइड यूएसए, तीनों मिलकर हम पर हमला करने वाले थे। याद आया कशिश? इंडिया ने उस टाइम पर यूएसएसआर को अप्रोच करा था और एक ट्रीटी साइन करी थी 20 सालों के लिए, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जिसके बारे में भी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अब देखो ट्रीटी कब साइन हुई, मजेदार बात देखो, 1971। कितने साल की ट्रीटी वैलिड थी? 20 साल के लिए। तो 1971 से 20 साल कितने हो गए? कितने हो गए? 1971 से 20 साल कितने हो गए? 91 हो गए ना। 1991। इंडिया इतना मनुष्य साबित हुआ, जिस दिन ये ट्रीटी खत्म होती, मतलब जिस साल ये ट्रीटी खत्म होती है, आप डेट देखो, लास्ट डेट यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की, 1991। फट गया यूएसएसआर। हाँ मतलब फट गया इन द सेंस, आप ऐसे मत मान जाना कि वहां पर बॉम्ब फूटा था। कहने का मतलब ये जो 15 रिपब्लिक से बना था ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आजाद होती हुई चली गई। बीच में हमारे 2 इवेंट रह गए हैं। हमने पढ़ा था इससे थोड़ी देर पहले, बर्लिन वॉल कब बनी? बनी कब थी? ऊपर क्या डेट थी? कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल 1961। ठीक है, फॉल कब हुई? 1989। तो लिख लो, व्हेन डिड बर्लिन वॉल कोलैप्स्ड? व्हेन डिड बर्लिन वॉल कोलैप्स्ड? ठीक है, व्हेन डिड बर्लिन वॉल कोलैप्स्ड। सेकंड चैप्टर के अंदर एक बारी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सारी बातें मैं जानता हूँ आपके सर के ऊपर से जा रही होगी, क्योंकि जब तक कहानी क्लियर नहीं होती तो फैक्ट्स उसके साथ समझ में नहीं आ सकते। राम सीता लक्ष्मण को आप तभी जान सकते हो जब आपने रामायण पढ़ रखी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिख रखा है ना 85 वाली बात की, यहाँ पर मिखेल गोर्बाचोव ने रिफॉर्म इनिशिएट करे थे। रिफॉर्म का नाम सुनना चाहोगे? वैसे तो सेकंड चैप्टर के अंदर मैं करवाऊंगा। रिफॉर्म का नाम था पेरिस्ट्रोइका, रशियन वर्ड्स होते हैं, एंड दूसरा नाम था ग्लासनोस्ट। पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ये रिफॉर्म के नाम थे जो कि मिखेल गोर्बाचोव लेकर आया था। वेरी फेलियर रिफॉर्म, इट वॉज हेटेड बाय द रशियन यूएसएसआर सिटीजन ऑल ओवर। और यही रीजन था कि यूएसएसआर एक के बाद एक रिपब्लिक जो थी उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया। लास्ट पॉइंट हमारा ये रह गया, देखो जर्मनी ब्लॉकेड हुआ था ना, बर्लिन वॉल खींची, कोलैप्स हुई, तो जब बर्लिन वॉल गिर गई तो जर्मनी यूनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जर्मनी यूनाइट हो गया। तो व्हेन डिड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिगिन? 1990। या फिर ये तो कभी क्वेश्चन आता नहीं है बर्लिन वॉल का फॉल कब हुआ, ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको आप टाइमलाइन के ऊपर सारे क्वेश्चन, सारी डिस्कशन सब कुछ समझ में आया होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।